आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं साथिया रे भाग एक। श्रद्धा उठ भी जाओ, कितनी देर तक सोती रहोगी? आज तो जल्दी उठ जाओ। पता नहीं कौन से ख्वाबों की दुनिया में भटकती रहती है ये। बेटा, यूं ख्वाबों में सिर्फ उदासी हाथ लगती है। श्रद्धा, अब उठ भी जा, वरना पानी का जग डाल दूंगी तुझ पे, फिर सारे बिस्तर तुझे ही सुखाने होंगे। श्रद्धा की माँ अर्चना जी उसे लगातार आवाज दे रही थी, पर मजाल है कि श्रद्धा उठ जाए। श्रद्धा लखनऊ की एक मिडिल क्लास फैमिली की छोटी बेटी है। वैसे श्रद्धा इनकी सगी बेटी नहीं है, अर्चना जी की बहन की बेटी है। एक रोड एक्सीडेंट में श्रद्धा के माँ बापा की मौत हो गई थी। तब श्रद्धा 14 साल की थी। तब अर्चना जी इसे अपने घर ले आई थी और फिर श्रद्धा यहीं की होकर रह गई और देखते देखते 23 साल की हो गई। श्रद्धा एक मिलनसान, माता रानी की भक्त, बहुत ही कोमल मन की, स्वाभिमानी, बेहद संजीदा, खुशमिजाज लड़की, पूरे मोहल्ले में सबकी चहेती और अपनी बहन रत्ना की जान। आज श्रद्धा की बड़ी बहन रत्ना का संगीत और मेहंदी की रस्म होनी थी, पर यह आज भी सो रही थी। अचानक से श्रद्धा के चेहरे पर पानी गिरा तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रहे थे, क्यों जगा दिया आपने? हम बस आज अपनी ड्रीम जॉब पाने ही वाले थे। मेरी भोली भाली बेटी, ऐसे सपनों में भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होगा। कुंभकर्ण से किसी और दिन रेस लगा लेना। अभी समय तो देख लो बेटा, आज तेरी बहन की मेहंदी है और आज तो हम पर रहम कर दे। श्रद्धा उठकर घड़ी देखते हुए बोली, हे माता रानी, 7 बज गए। क्या माँ, इतनी देर क्यों कर दी उठाने में हमें? हमारे और दीदी के लहंगों की फिटिंग करवाने जाना था। आप भी पता नहीं क्यों करते रहते हो। हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता इस घर का। माता रानी ही जाने क्या होगा हम नहीं रहे तो। अब हमें सुपर मेल बनना पड़ेगा सुबह सुबह। अच्छा जी, सुबह से उठाया जा रहा है महारानी को, फिर भी नखरे तो देखो इसके। खुद गलती करती हो और रोब माँ पर दिखा रही हो। अभी बताते हैं आपको हम। श्रद्धा के कानों को खींचते हुए रत्ना ने कहा। श्रद्धा अपना कान छुड़वाकर टॉवल लेते हुए बोली, सॉरी दीदी, पर अभी डांट खाने का टाइम नहीं है हमारे पास, पर बचा कर रखिएगा, हम आकर खा लेंगे आपकी डांट। कहते हुए श्रद्धा बाथरूम की तरफ भाग गई। 11 बज रहे थे। श्रद्धा और उसकी बेस्ट फ्रेंड सरगम एक दर्जी की दुकान पर खड़े थे। चाचा, हमने कहा था कि लहंगा तैयार रखिएगा, पर आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं। हे माता रानी, क्या करें अब हम? आज मेहंदी है और हमें देखिए, हम यहाँ आपसे झगड़ रहे हैं। श्वेता ने झुंझला कर कहा, शांत रह यार, तू भी कितनी जल्दी डर जाती है। हो जाएगा, तू बस पानी पी। सरगम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चाचा ने एक नज़र श्रद्धा को देखा, फिर स्पीड से सिलाई करने लगे। थोड़ी देर में ही लहंगा तैयार हो गया। श्रद्धा ने लहंगा देखकर सरगम को घर भेजते हुए कहा, सरगम तू घर जा, तब तक मैं मालिक काका से बात करके आती हूँ कि गुलाब के फूल को ज़्यादा लेकर आएं। सरगम घर चली गई और हमारी तूफान मेल अपनी स्कूटी से भागती हुई चली जा रही थी। अचानक ही श्रद्धा की स्कूटी एक कार से जा टकराई। वो जल्दी में सॉरी बोलकर बिना कार मालिक का चेहरा देखे वहां से निकलने लगी। कार में पीछे बैठे शख्स, जिसका पूरा ध्यान उसके लैपटॉप पर था, यूं अचानक झटके से कार रुकने की वजह से उसका सर लगभग कार की आगे की सीट से लगते लगते बचा। उसने श्रद्धा का चेहरा देखा और हैरानी से बोला, ड्राइवर क्या हुआ? ये लड़की कार के आगे क्यों खड़ी है? सर, इसकी स्कूटी कार से टकरा गई थी, बेचारी सॉरी बोलकर जा रही है। ड्राइवर की बात सुनकर पीछे बैठा शख्स गुस्से से बोला, पूरी कार का फ्रंट खराब कर दिया और ये तुम्हें बेचारी लग रही है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। खैर, इन गवारों से और एक्सपेक्टेशन भी क्या की जा सकती है। तुम ध्यान से चलाओ, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। इतना कहकर उसने अपना ध्यान वापस अपने लैपटॉप में लगा लिया। मालिक काका के घर जाते ही श्रद्धा ने आवाज़ लगाई, काका कहाँ हैं आप? बिटिया, वो तो आज कोनो काम था तो जल्दी चले गए, काकी ने बताया। कहाँ गए हैं काका, बताइए, हम खुद ही बात कर लेंगे उनसे। ऐसे कैसे वो कहीं और जा सकते हैं? आज हमारे यहाँ आने की उनसे बात हुई थी। यही पास में गए हैं बिटिया। कोनो युवराज सिंह राठौर है, आज उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है, तो सजावट का काम तुम्हारे काका को ही मिला है। ठीक है काकी, हम वहीं चले जाते हैं। देखे तो जरा, लखनऊ में इस जमाने में कौन से नवाब आ गए हैं। चलिए, नमस्ते काकी, आते हैं। श्वेता काकी से एड्रेस लेकर जल्दबाजी में फैक्ट्री में पहुंची, पर गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। श्वेता कुछ सोचते हुए बुदबुदाई, क्या करें, ये तो हमें जाने भी नहीं दे रहा। फिर कुछ सोचकर अपने बैग में हाथ डालकर एक चॉकलेट निकाली और गार्ड को देखकर उसे अंदर जाने की परमिशन मांगने लगी, लेकिन गार्ड ने उसे फिर भी नहीं जाने दिया। जब ये इतना खड़ूस है तो इसका मालिक तो क्या ही होंगे माता रानी। लेकिन अब यहाँ तक आए हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। इतना कहकर श्रद्धा इधर उधर देखने लगी। उसे फैक्ट्री के पीछे की दीवार दिखाई दी, जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वो उस पर चढ़ गई, लेकिन उसे पार करके जैसे ही नीचे कूदी, सीधे युवराज सिंह राठौड़ के सामने गिरी।
उसे ऐसे अपने सामने गिरा देख युवराज को गुस्सा आ गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले श्रद्धा जिस कार से टकराई थी वो युवराज की ही थी। श्रद्धा ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन युवराज ने उसे देख लिया था। सॉरी सर, वो क्या है ना, हम थोड़ी जल्दी में हैं, इसीलिए ऐसे आना पड़ा। बाकी अगर गार्ड जी हमें आने देते तो हम ऐसे कभी नहीं आते। व्हाट द हेल डैम इट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? देखिए हमने बोला ना सॉरी, तो आप इतने इंग्लिश की किटर पिटर अपने पास रखिए। जवाब देना चाहे तो हम भी आपकी भाषा में आपको अच्छे से जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारी तहजीब हमें इज्जत करना सिखाती है, अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर लोगों को बेइज्जत करना नहीं। आगे से हटिए, हमें काका से कुछ काम है। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के प्राइवेट प्लेस में बिना परमिशन के नहीं जाते, और वो भी ऐसे दीवार फांद कर, यू फूल। और आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी लड़की से कैसे बात करते हैं। किसी को मूर्ख कहने से पहले अपने ज्ञान को भी परख लेना चाहिए थोड़ा। मुझे अब तक लगता ही था कि तुम छोटे शहर वाले गंवार होते हो, लेकिन आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि सीरियसली यू ऑल आर रियली अनएजुकेटेड, नो मैनर्स एंड नो लिमिट्स। देखिए मिस्टर, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, गंवार नहीं हैं हम जो आपके इंग्लिश ना समझें। और दूसरी बात, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ज़रा तमीज़ से और एहतियात करके बात करना बेहतर होता है, क्योंकि अभी आप उसी जगह खड़े हैं जहां हम अनएजुकेटेड लोग बिलोंग करते हैं। अगर अभी आपको प्यास लगेगी तो आप इसी छोटे शहर का पानी पिएंगे। अगर जल्दी में ना होते तो बताते आपको कि हम क्या हैं और कैसे हैं, और मैनर्स कितने हैं हमारे पास, और लिमिट्स कितनी हैं। युवराज उसके बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी युवराज की बहन वंदना वहां आ गई। उसे देखकर दोनों चुप हो गए। श्रद्धा भागकर काका के पास जाकर उनसे बात करने लगी तो काका ने कहा, यहाँ का काम खत्म करके वो वहीं आ जाएंगे। श्रद्धा जाते हुए मुड़कर वंदना की तरफ देखकर बोली, आप हमें बहुत अच्छी लगी, आपके आते ही आपके सर के होंठ सिल गए। काश आपके सर भी आपसे कुछ सीख ले। काश कोई इन्हें ये समझाने वाला जल्द मिले कि लोग दिलों से जुड़ते हैं, शहरों या पैसे से नहीं। कहते हुए वो उसी रास्ते से वापस चली गई जिधर से आई थी। युवराज उसे देखकर दांत भींचते हुए बोला, तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलने वाली। अनएजुकेटेड पीपल, तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। दोबारा जिस दिन मुझसे टकराई उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वंदना उस जगह को हैरानी से देखकर बोली, आप भी हमें बहुत अच्छी लगी। आज पहली बार हमने किसी ऐसे इंसान को देखा जो हमारे युवी को उसकी भाषा में जवाब देकर चुप करा सकता हो। 8 सालों बाद कोई ऐसा मिला जिसने इससे ऐसी बात की हो। हम भी आपसे दोबारा ज़रूर मिलना चाहेंगे। वहाँ से निकलकर बड़बड़ाते हुए श्रद्धा जल्दी से घर पहुंची तो देखा वहाँ तो बड़ी अशांति पसरी हुई है। उसके पापा शैलेंद्र मिश्रा जी एक जगह सिर झुकाए बैठे थे और उसकी माँ भी अपना सिर पकड़े बैठी थी, और रत्ना वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। उसने घबराकर सरगम से पूछा, सरगम क्या हुआ? यहाँ सब इतने चुपचाप क्यों हैं? क्या हुआ है? दी कहाँ है? माँ पापा इतने चुप क्यों हैं? अभी लड़के वालों का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लड़के के लिए मारुति 800 चाहिए। उनके पास सुनकर अंकल उनसे बोले कि अभी इस वक्त ऐसे कैसे आप अपनी मांग हमारे सामने रख सकते हैं? अचानक से इसका इंतज़ाम हम कहाँ से करें? हाँ, कुछ दिन बाद आपकी ये मांग ज़रूर पूरी कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा अभी मांग पूरी करो या फिर कभी नहीं। अगर ये कार नहीं तो शादी भी नहीं। जब रत्ना दी ने ये सुना तो उन्होंने जीजू से बात की तो जीजू ने कहा, पापा जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी वही करूँगा जो वो कहेंगे। सरगम ने बताया तो श्रद्धा ने उसे उत्सुकता से पूछा, तो दी ने क्या कहा? तब दी ने कहा, आज शादी के दिन पहले तुम ये बोल रहे हो, कल शादी के बाद हो सकता है तुम मुझे मार ही डालो। मुझे नहीं करने तुमसे शादी, और हाँ बता देना एक कटोरा ज़रूर भेज देंगे तुम्हारे लिए, फिर चिल्ला चिल्ला के भीख मांगने में आसानी होगी। भिखारी। वाह मेरी शेरनी, कहाँ हो तुम? आज तो कमाल कर दिया। वो दौड़ते हुए कमरे की ओर भागी। वहाँ अकेले बैठी रत्ना को देखा तो उसके पास जाकर बोली, इतना अच्छा काम करने के बाद भी कोई दुखी होता है क्या? आज आपने जो किया उसे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जल्दी मिल जाए वही सही हो। क्या पता माता रानी ने कुछ स्पेशल प्लान करके रखा हो तुम्हारे लिए। वैसे भी ये आदमी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं था, घमंडी और कमीना। मेरे जीजू तो मेरी तरह होंगे। फिर रत्ना को हंसाने के लिए ऊपर हाथ जोड़कर बोली, हे माता रानी, मेरे जीजू भी मेरी तरह मीठे के शौकीन हो। दी तो बिल्कुल फीकी है, ना मीठा खाती है ना खाने देती है। श्रद्धा के इतना कहते रत्ना को हंसी आ गई और उसने श्रद्धा के गालों पर प्यार से एक चपत लगा दी। रत्ना को हंसता देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। थोड़ी देर में आती हूँ दी बोलकर श्रद्धा कमरे में चली गई और खुद से कहने लगी, आज कितनी चीज़ें हो गई। पहले उस हिटलर से मिली, फिर घर पर ये सब। अब कुछ ना हो माता रानी, लेकिन ये तो शुरुआत थी।
श्रद्धा के नए जीवन की। इधर युवराज गुस्से से भरा जा रहा था। एक लड़की ने कैसे उससे ऐसे बात की। वो गुस्से में रूम में आया और बालकनी में जाकर पौधों को पानी देने लगा। युवराज को बागबानी का बहुत शौक था। जब कभी वो अपसेट होता था तो सीधे अपने कमरे के बालकनी में बने बगीचे में चला जाता था। लगभग 27 साल का युवराज, 6 फीट लंबाई, जिम में बनाया हुआ शरीर, हल्की हल्की सी बियर्ड, जिन्हें सेट किया हुआ था, हमेशा कोट पैंट में रहने वाला गोरा रंग, चेहरे पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक कान में ब्लूटूथ, ऑल टाइम एंग्री मैन लुक, अपनी दी के साथ एक मासूम बच्चा। युवराज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसने ये मुकाम बहुत ही कम उम्र में हासिल कर लिया था। अपना कहने के लिए उसकी एक बड़ी बहन थी जिसे वो खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था, संजय, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। नानी, मामी, मामा, उनका बेटा आकाश, बस यही था उसका परिवार। युवराज को प्यार से नफरत थी। उसे लगता था कि प्यार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इनफैक्ट उसे लगता था कि प्यार बस एक चीज़ है जो पैसे के बदले मिल जाती है। आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं की थी जैसे आज श्रद्धा ने की थी, और यही बात उसे बहुत बुरी तरह से खल रही थी। आज दोनों जाने अनजाने एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, और शायद जिंदगी भी इन्हीं के बारे में सोच रही थी। जिंदगी ने अपनी बाजी चलनी शुरू कर दी थी। अब शुरुआत होने वाली थी दो ऐसे लोगों की कहानी की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक श्रद्धा, जो सपने देखा करती थी, सपने जो छोटे छोटे थे पर बेहद खास थे, वो उन्हें पूरा करना चाहती थी लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और दूसरा युवराज, जिसके सपने काफ़ी बड़े थे और वो उन सपनों को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। वो इसे किसी भी तरीके पर पूरा करना जानता था। इसकी हर कीमत देने के लिए वो तैयार था। श्रद्धा, जो मानती थी कि ये दुनिया माता रानी की वजह से है, और दूसरा युवराज, जो खुद के दम पर जीना जानता था और भगवान पर भरोसा नाम मात्र भी नहीं था। रत्ना खुद को बहुत मजबूत दिखाती थी पर अंदर से टूट चुकी थी। किसी भी लड़की के लिए तय हुई शादी का टूटना अच्छा नहीं होता, भले ही कहीं से कहीं तक भी लड़की की गलती ना हो, लेकिन दुनिया 4 बातें बनाने में पीछे नहीं रहती। यही रत्ना के साथ हो रहा था। आस पड़ोस हो या मार्केट, हर जगह वो चर्चा का विषय बन चुकी थी। इसी वजह से वो हमेशा उदास रहती थी। श्रद्धा से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। शायद यही कारण था कि लखनऊ से कभी भी कहीं ना जाने वाली लड़की दिल्ली जैसे शहर जाने को तैयार हो गई। श्रद्धा अपनी बहन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। फिर ये तो बस कुछ दिनों की ट्रिप थी। दोनों बहनें तैयार थी उस सफ़र के लिए जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला था। दरअसल इसे सफ़र कहना गलत होगा, क्योंकि दिल्ली शहर में उनकी मंजिल उनका इंतज़ार कर रही थी। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों के साथ स्टेशन पर बैठे थे। बात दुनिया समाज से ज़्यादा रत्ना की थी, इसीलिए वो उन्हें जाने दे रहे थे, वरना वो अपने बच्चों से दूर कभी नहीं होना चाहते थे। अर्चना जी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, देखो श्रद्धा, रत्ना तो नहीं, लेकिन तुम बुआ को ज़्यादा परेशान ना करना। अपनी शरारतें वहाँ थोड़ी कम करना। बुआ अकेली हैं तो उनका ख्याल रखना। और रत्ना, तुम अपना और श्रद्धा दोनों का ख्याल रखना। नया शहर है तो संभल के रहना। और हाँ, ज़्यादा देर रात बाहर मत जाना। ठीक है माताश्री, अब जाए नहीं तो ट्रेन जो है ना, वो हमको लिए बिना ही चली जाएगी। वो क्या है ना, वो हमारी माता नहीं है जो हमारा इंतज़ार करेगी या हमें सलाह देगी। श्रद्धा ने कहा तो अर्चना जी उसके गालों को छू कर बोली, जाओ मेरी पागल बिटिया, कुछ दिन ही सही, लखनऊ आज़ाद रहेगा आपकी हरकतों से, और हम याद करेंगे आपको। अर्चना जी की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ, आप रो रही हैं। हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, बस कुछ दिन बुआ के पास रहेंगे और फिर देखना, हमसे परेशान होकर वो खुद हमको घर भगा देंगी। श्रद्धा ने एक आंख मारते हुए कहा, माँ, हम रखेंगे अपना ख्याल, आप भी अपना और पापा का ख्याल रखिएगा, हम दोनों जल्दी ही आ जाएंगे। रत्ना ने माँ के गले लगते हुए कहा। मिश्रा जी ने अपनी बेटियों का सामान ट्रेन में रखा और दोनों को गले लगा लिया। चारों की आंखें इस वक्त नम थीं। दोनों बहनें ट्रेन में चढ़ गईं और ट्रेन चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। वैसे श्रद्धा का मन नहीं था अपना लखनऊ छोड़ने का, पर अभी उसके लिए रत्ना की खुशी ज़्यादा ज़रूरी थी। श्रद्धा भरी आंखों से अपने माता पिता और अपना लखनऊ छूटते देख रही थी। कोई और भी था जो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था, और वो था युवराज सिंह राठौर, जिसका घर दिल्ली में ही था। वो तो लखनऊ अपनी फैक्ट्री के काम से आता जाता था। काम पूरा हुआ और वो अपनी बहन के साथ अपनी गाड़ी से दिल्ली की ओर चल पड़ा। दोनों एक साथ चल पड़े थे अपने सफ़र पर। एक तरफ युवराज था जो अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, और दूसरी तरफ श्रद्धा जो अपनों को छोड़ एक अजनबी रास्ते पर चल पड़ी थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी, रास्ते अलग थे, कारण भी अलग थे, पर मंजिल तो एक ही थी दोनों की, और वो थी दिल्ली। सुबह होते ही दोनों बहनें दिल्ली पहुंच चुकी थी। स्टेशन पर सामने ही बुआ जी को देखकर श्रद्धा तो नाचने ही लगी थी। बुआ जी का शादी में जाने का प्रोग्राम था। वो लखनऊ जाने ही वाली थी कि शादी ही टूट चुकी थी, और अब उनके दोनों भतीजे उन्हीं के सामने थी।
रत्ना बुआ की लाडली थी, लेकिन वो श्रद्धा से भी उतना ही प्यार करती थी। बुआ जी श्रद्धा की हरकत से वाकिफ थी, पर दिल्ली वाले नहीं। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। कुछ देर खड़े होकर लोगों ने उसे यूं नाचते हुए देखा और फिर आखिरकार थक कर अपने अपने रास्ते चले गए। बुआ जी दोनों को लेकर घर आ चुकी थी। बुआ जी का घर द्वारकापुरी में था। स्टेशन से घर जाने में उन्हें 15 मिनट का वक्त लगा। बुआ जी ऑटो से नीचे उतरी और अपना सामान उतारकर ऑटो वालों को पैसे दिए तो वो झगड़ पड़ा। बुआ जी ने उसे कम पैसे दिए थे। बुआ जी भले ही दिल्ली में रहती थी, पर बोलती एकदम लखनवी थी। हे किशन कन्हैया का लूट मचा रखे हो भैया, अभी कल ही तो आए थे स्टेशन से 50 रुपये में। मैडम, अकेली सवारी का 50 रुपये लगता है, आपके साथ 2 लोग और थे और इतना सारा सामान भी। दोनों को बहस करते देख श्रद्धा चुपके से ऑटो वालों को 100 रुपये देकर बोली, जाओ भैया, हमारी बुआ जी ने जो दे दिया ले लो, देखना आज तुम्हारी ग्राहकी बहुत होगी। ऑटो वाले ने उसे शुक्रिया कहा और चला गया। इधर आओ, तुम तो हमको पागल समझी हो का? पैसे कहाँ दी तुम चुपके से उसको? जाने दो ना बुआ, क्या 100 रुपये के लिए बहस करना? श्रद्धा ने बुआ जी से मुंह बनाते हुए कहा। बुआ जी रत्ना की ओर देखकर बोली, का कहे तूफान मेल का? अरे ओ देवी जी, ये दिल्ली है, हमरा लखनऊ नहीं, जो लोगन पर दया करती फिरोगी। ये तुम्हें ईमानदारी नहीं देखे, लोग पागल कहें तुमको भी और हमको भी। अरे कुछ तो सीखो रत्ना से। बुआ जी डांट रही थी और श्रद्धा उन्हें प्यार से देख रही थी। श्रद्धा उनके गले में हाथों को डालकर बोली, अब का करे बुआ, हम तुम्हारी डांट को इतना याद करते हैं कि का बताएं। यही खातिर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और यही बात दीदी से कहो सीखने की, तो सीखना तो इन्हें हमसे चाहिए। हंसना, खुश रहना, लोगों से बात करना, किसी बात का दिल से ना लगाना। देखो कैसे मुंह बनाए बैठी हैं, अभी भी अपने शहर से इतना दूर आ गए हैं। अब तो मौसम भी बदल गया है, लेकिन मजाल है इनके मिजाज में कोनो फर्क आ जाए। जाने कौन से देश की अर्थव्यवस्था का भार इनके सर पर आ बैठा है। कहते हुए श्रद्धा ने बुआ का ध्यान रत्ना की तरफ किया, जिसका ध्यान जाने कहाँ था। वो इनकी बात सुन ही नहीं रही थी। बुआ जी ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा अभी मस्करी बहुत हो गई है, जाओ दोनों नहाए के आओ, तभी हम कुछ कछु बना देते तुम लोगन के खाते। जाओ भी, स्टोर रूम के बगल वाला कमरा साफ करा दिए हैं तुम दोनों के खाते। ठीक है, जैसे किशन कन्हैया की आज्ञा। चलो बहन जी, श्रद्धा ने हंसते हुए कहा तो बुआ जी बोली, हमरी नकल उतार रही हो, थप्पड़ मारेंगे तुमका। श्रद्धा बुआ के गालों को खींच कर बोली, थप्पड़ बाद में मार लेना बुआ, अभी तो कुछ खिला दो, पेट में चूहे नहीं शेर घूम रहे हैं। जाओ नहा धोकर आओ, हम बनाते हैं तुम्हारे लिए खाना। दोनों अपने कमरे में चली गई। बुआ जी दिल्ली में अकेली रहती थी। बुआ जी ने शादी नहीं की, वो कान्हा जी को ही अपना पति मानती है। दिल्ली के पुराने मार्केट में बुआ जी की एक छोटी सी साड़ियों की दुकान है। कमरे में आकर रत्ना बाथरूम में चली गई और श्रद्धा रूम का निरीक्षण करने लगी और फिर रूम की हालत देखकर अपना हाथ कमर पर रख सोचने की एक्टिंग करती हुई बोली, हे माता रानी, अभी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ। ऐसे में तो हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। एक भी खिड़की नहीं है कमरे में, जबकि बुआ जी जानती हैं अंधेरे से हमको कितना डर लगता है। चलो हम अपने कमरे में रौनक खुद ही लगा देंगे। श्रद्धा अपने साथ लखनऊ से अपने कमरे के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। ये वो चीज़ें थी जो उसके दिल के पास थी। सलमान के पोस्टर्स, मेटल के बने रंग बिरंगी रोशनी वाले तारे, उसके पापा की फ़ोटो, मिरर के पास लगने वाली हेलोजन लाइट्स, उसकी प्यारी माता रानी की छोटी सी मूर्ति जो उसके पास हमेशा रहती थी। देखते ही देखते कुछ मिनटों में उसने पूरा कमरा सजा दिया। पोस्टर्स को दीवारों पर, हेलोजन लाइट्स को मिरर के चारों तरफ, तारों को बेड के ऊपर। दरअसल श्रद्धा का मानना था कि उसके माँ पापा तारा बन गए हैं। अब वो आसमानों के तारों को सोते समय नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्हें बेड पर लगाती थी। इस तरह वो उनके पास रहते हैं। सारा काम करके वो भी फ्रेश हो गई। तब तक बुआ जी की आवाज़ आई और दोनों खाना खाने आ पहुंची। खाना खाकर बुआ उन्हें आराम करने का बोलकर दुकान पर चली गई। दोनों सफ़र से थकी हुई थी तो जल्दी ही सो गई। उधर युवराज अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर में ही युवराज ने अपने मैनेजर संजय को कॉल करके कुछ बात की। यस संजय, व्हाट हैपेंड टू दैट सेक्रेटरी इंटरव्यू? दैट वाज गोइंग टू हैपन टुडे। ओके, अपडेट मी इमीडिएटली। संजय जो अभी इंटरव्यू लेने में बिजी था उसने कहा, जी सर, मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ। टुडे आई एम नॉट कमिंग ऑफिस, सो यू अटेंड ऑल थिंग्स। ओके सर। वैसे किसी ने कभी युवराज को कभी हंसते हुए नहीं देखा था। युवराज ने कभी खुद को किसी के आगे इतना खुलने ही नहीं दिया था। सिर्फ 3 लोग थे जो युवराज को समझते थे। एक वंदना, दूसरा युवराज का भाई आकाश और तीसरा था संजय, जो युवराज के बचपन का दोस्त था और ऑफिस में उसका मैनेजर और घर पर उसका भाई। दोनों एक दूसरे के हर इमोशन से वाकिफ थे। कभी कभी युवराज जब गुस्से में होता था तो संजय को डांट देता था, पर संजय इस बात का कभी भी बुरा नहीं मानता था। उसे पता था कि युवराज शॉर्ट टेम्पर के साथ थोड़ा गुस्सैल भी था।
जब उसे फील होता था कि उसने गलती की है तो तुरंत सॉरी भी बोल देता था। पर सॉरी और थैंक्स ये वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में सिर्फ दी और संजय के लिए ही थे। बाकी कभी युवराज ने किसी को ये वर्ड्स नहीं बोले थे। आज रक्षाबंधन था, इसीलिए युवराज ऑफिस नहीं गया था। तभी वंदना कमरे में आई। युवी, हम कितनी बार बोले आपसे कि कम से कम आज तो ये ऑफिस का काम रहने दो। ये लो, इसे पहन लो, एक कुर्ते का सेट देते हुए, और जल्दी से नीचे आओ। मैं और आकाश आपका वेट कर रहे हैं। और संजय कहाँ है? अब ये मत कहना कि आज भी आपने उसे काम दे रखा है। युवराज कुर्ते को साइड में रखते हुए बोला। दी, आपको पता है ना, आई डोंट लाइक दिस वियर। ये बाकी ड्रेसेस की वार्डरोब में रहने वाला है। अच्छा ठीक है, जो पहनना है पहनिए, पर नीचे तो चलिए और संजय को फ़ोन कीजिए। दी, आप चलिए, मैं आता हूँ उसे फ़ोन करके। वाइट शर्ट, ग्रे पैंट विद ग्रे ब्लेजर एंड हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में दी का बांधा हुआ कलावा, जो कि वंदना अक्सर ज़बरदस्ती करके बांधती थी। अपने ब्लेजर का बटन बंद करते हुए युवराज फुल एटीट्यूड के साथ नीचे आया और अपने हाथों को आगे करके बोला, हाँ दी, जल्दी बांधिए। वंदना ने पहले चंदन किया, फिर राखी बांधी और फिर हाथों का बना मीठा खिलाया। वैसे युवराज को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर दी के हाथों का मीठा तो वो पेट भरकर खा सकता था। उसके बाद वंदना दी ने आकाश को राखी बांधी। तभी संजय हाँफते हुए अंदर दाखिल हुआ। दी, मैं भी हूँ। क्या भाई, कहाँ थे? आज के दिन भी लेट? कब से तुम्हारे बारे में पूछे जा रही हूँ युवराज से। संजय युवराज की ओर देखते हुए बोला। क्या करे दी, मेरे बॉस जो है ना, थोड़े रूड टाइप के हैं। खुद तो अपने घर पर मज़े से बैठे हैं और हमें आज के दिन भी काम करा रहे हैं। रही बात युवी के हमारे बारे में पूछने की, तो इस चीज़ के लिए आपने गलत आदमी को चुन लिया है, क्योंकि यही शख्स है जो मुझे काम देता रहता है। फिर भी देखिए, हम आ ही गए। आकाश ने मामी और नानी की ओर देखा और फिर हल्के से आंखों को दबा दिया। सब हंसने लगे। साथ में युवराज ने मुस्कुरा दिया और फिर इधर उधर देखकर तुरंत ही पहले जैसा रूड हो गया। देखा दी, मैंने आज इस खरूस को ही हंसा दिया। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर संजय? बेटा, ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, तो अब तू मेरा बॉस नहीं है, समझा? ये अपना एक्सक्यूज भी बंद कर रख। पर दोस्त तो हूँ ना, मैं रूम में जा रहा हूँ, फ्री होके आ जाना। हाँ सही है, तू चला ही जा, नहीं तो अभी गुस्से में इधर उधर घूमता रहेगा और कोई एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। जा भाई, तू जा। युवराज ने संजय को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तू है ना मेरा गुस्सा शांत करने के लिए, और कहते ही चला गया। संजय बुदबुदाया। मैं तो हूँ ही, पर अब तुझे किसी ऐसे की ज़रूरत है तो तुझसे डरे नहीं, बल्कि अपने प्यार से तेरे गुस्से को कम कर सके। तभी वंदना बोली। क्या हुआ छोटे, आप क्या सोचने लगे? वंदना संजय को छोटे ही कहती थी। वंदना जब छोटी थी तो एक बार मंदिर गई थी अपनी माँ के साथ, तो संजय वहीं मंदिर के पास एक कपड़ों में लिपटा रो रहा था। शायद किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया था। तब वंदना के कहने पर उसकी माँ पूनम जी उसे घर ले आई थी। बस तब से वो उन्हीं के साथ रहता था। हाँ, वो उनका सगा भाई नहीं था, पर तीनों उसे भाई से ज़्यादा प्यार करते थे और नानी मामी ने भी कभी इनमें फ़र्क नहीं किया था। पर कभी फिर भी संजय इनका एहसान मानता था। कुछ नहीं दी, मैं इसी युवी का सोच रहा हूँ। कब कोई आएगी इस खड़ूस की लाइफ में जो इसे समझा पाएगी, या यूँ कहें ये कब किसी को अपनी लाइफ में आने देगा, किसी ऐसी को जो इसे ना डरे बल्कि इसे प्यार करे, इसके गुस्से को कम करे, इसे प्यार पर यकीन कराए। पता नहीं वो सिंगल पीस कहाँ होगी। छोटे वो है और इसी दुनिया में है। बस एक बार हमारे युवी की लाइफ में उसकी एंट्री हो जाए बस। वंदना की बात सुनकर संजय, आकाश और नानी तीनों एक साथ बोले। कौन है वो और कहाँ है? लखनऊ में। कितनी प्यारी थी वो, क्या नाम था उसका? हाँ, श्रद्धा मिश्रा। वंदना उन्हें बताती है कैसे बिना डरे श्रद्धा ने युवी से बातें की। उसने बताया कि कैसे उसने युवी को चुप करा दिया था। दी, यही है वो जो अपने एंग्री यंग मैन को रांझना बना सकती है। आपने उससे उसका पता लिया था क्या? कहाँ है वो, अभी लखनऊ में है या कहीं और? संजय ने एक सांस में ही सब कुछ पूछ लिया। रुको छोटे, हाँ वो लखनऊ की है, और जिस दिन वो फैक्ट्री पर आई थी उसी दिन उसकी बहन की शादी थी शायद, तो जल्दी में थी वो। हम तीनों मिलकर उसे ढूंढ ही लेंगे, क्यों छोटे? संजय और आकाश एक साथ बोले। ऑफ कोर्स थी, और तीनों ने एक दूसरे को हाई फाई कर दिया। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। श्रद्धा कहीं जा रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो अचानक रास्ता भूल गई। वो चले जा रही थी कि अचानक उसे किसी की आवाज़ आई जो उसी की तरफ आ रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, पर किसी ने जैसे उसका मुंह बंद कर दिया हो। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अचानक उसके सामने दो लाल आंखें आई। वो खुद को संभाल कर जोर से भागी और भागते भागते उलझकर गिर गई। तभी किसी ने अपना हाथ दिया, पर श्रद्धा अपनी आंखें बंद करके मामा बोलती रही और इसी के साथ उसकी आंख खुल गई। उसकी आवाज़ सुनकर रत्ना किचन से दौड़ती हुई आई। श्रद्धा पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। रत्ना पानी का ग्लास उसे देते हुए बोली। श्रद्धा, क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं दी, वही सपना फिर से। रत्ना उसके बालों को सहलाते हुए बोली। कोई बात नहीं, ऐसे सपनों का कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ सपने होते हैं।
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रत्ना ने श्रद्धा को डरा हुआ देखकर अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद श्रद्धा नॉर्मल हुई तो रत्ना बोली, अच्छा उठ जा, हाथ मुंह धो ले, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। दोनों बहनें चाय पी रही थी। रत्ना ने नोटिस किया कि श्रद्धा अभी भी अपनी सोच में गुम है, तो उसका दिमाग भटकाने के लिए उसने कहा, बच्चा सुन, तो बुआ के पास चली जा, शायद उन्हें कुछ काम है। ठीक है दी। थोड़ी देर बाद श्रद्धा जाने के लिए तैयार थी तो रत्ना उसके चेहरे को थाम कर बोली, देख बेटू, दिल्ली अपने लखनऊ जैसा नहीं है, तो किसी से ज़्यादा बात मत करना, और हाँ, संभाल के जाना। श्रद्धा नॉर्मल होकर बोली, ओ मेरी प्यारी दीदी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? हम ठीक हैं, अब हम आराम से जाएंगे। ठीक है, अब जाते हैं। ठीक है, जाओ। श्रद्धा जल्दी जल्दी बुआ के पास गई और जाते ही दुकान के बाहर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। बुआ, हे किशन कन्हैया, अरे तूफान मिल कितनी बार कहें संभाल के चलो, पर मजाल है तुमको समझ आए। सुनो, ई के साथ जाओ और राठौड़ पेंशन में दे आओ, और हाँ, देवी ठीक से जाना, कछु गड़बड़ ना करना, समझी कि नहीं? श्रद्धा बुआ के गालों को खींचते हुए बोली, समझ गए बुआ जी। वो राठौड़ पेंशन के सामने आकर ऑटो से उतरते हुए बोली, हे माता रानी, इतना बड़ा घर, ये लोग एक दूसरे से कितनी दूर रहते होंगे। खैर, हमें क्या करना है। श्रद्धा बड़े से गेट में घुसकर चारों ओर गार्डन में बने उस मेंशन को घूमकर देख रही थी। उसने मेंशन के अंदर जाने के लिए पैर उठाया, तभी गेट पर रखी चावल की बोरी से उसका पैर लग गया और वो गिरते गिरते बच गई। लेकिन चावल घर के अंदर तक फैल गए। वो धीरे धीरे पीछे होने लगी, तभी पास में रखे कीलों के ढेर में से एक कील उसके पैर में चुभ गई और उसके पैर में अच्छी खासी चोट लग गई। उसने जल्दी में कील तो निकाल दी, लेकिन चोट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि उसके पैर से खून आ रहा था। हॉल में बैठे हुए जब बारी बारी सबकी नज़र उस पर पड़ी तो वंदना तो देखकर चौंक ही गई कि ये यहाँ कैसे। बाकी घर वाले भी श्रद्धा को हैरानी से देखने लगे। 5'3" हाइट, दूध जैसी रंगत, कत्थई आंखें, सुनहरे बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, चेहरे पर मासूमियत लिए ऐसा व्यक्तित्व जैसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। पटियाला सूट पहने अपनी आंखें लगातार झपका रही थी, जो उसे और ज़्यादा हसीन बना रही थी। संजय तो उसे एकटक देखता ही रह गया। तभी श्रद्धा धीमी आवाज़ में बोली, हमें माफ़ कीजिएगा, ये पता नहीं कैसे हो गया। आपके चावल खराब हो गए हैं, हमारा पैर गलती से इस पर लग गया। सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते ये सब कैसे हो गया। बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अब तक वंदना को समझ आ चुका था कि वो जो श्रद्धा को सपना समझ रही थी वो सच में राठौड़ मेंशन में है और वो कोई सपना नहीं देख रही है। वंदना आगे आई, जिसे श्रद्धा ने एक सेकंड में पहचान लिया। वंदना को देखकर श्रद्धा को थोड़ी शांति मिली। वंदना श्रद्धा को पकड़कर अपने साथ ले आई और सोफे पर बिठा दिया। वो प्यार से बोली, तुम रिलैक्स करो, कोई नहीं, वो साफ हो जाएगा। वंदना गिरे हुए चावलों को श्रद्धा के पैरों की छाप देखकर मन में सोचने लगी कि देखो, भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम इसी घर में आओ। अब वंदना ने बाकी सबको देखा जो एकटक श्रद्धा को ही देख रहे थे। ये है श्रद्धा, हमने बताया था ना, लखनऊ में मिली थी। अब सब वंदना को देखने लगे तो वंदना ने आंखों आंखों में उसे शांत रहने का कहा। तभी युवराज अपने रूम से बाहर आया और सबको यूँ हॉल में खड़ा देखकर बोला, क्या मेला लगा रखा है सबने यहाँ? आखिर हो क्या रहा है? और ये किसने गिराया है? अभी तक उसने श्रद्धा को नहीं देखा था। हरी राम, कहाँ हो? ये सब साफ करो। दे कहाँ है? नानी, ये सब इतना गंदा क्यों है? और ये चावल, पैरों की छाप, कुछ और भी है क्या आज? सीढ़ियों से उतरते हुए युवराज बोलता हुआ आ रहा था। वो हॉल में आया और आते ही श्रद्धा पर नजर पड़ी तो चौंक कर बोला, तुम यहाँ? श्रद्धा ने भी चौंकते हुए कहा, आप यहाँ? दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर चौंक गए। श्रद्धा को क्या पता था कि ये घर युवराज का है या वंदना युवराज की बहन है। वहीं युवराज का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ कैसे आ गई और उसी के घर में उसी के सामने खड़ी है। ये लड़की ये सब जानबूझकर कर रही है या अनजाने में? युवराज गुस्से में अपने हाथों को बांधकर बोला, दीवार कूद कर आना एक टैलेंट है तुम्हारा, ये तो मैंने माना, पर किसी का पीछा करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर ऐसे किसी के घर में घुस जाना भी तुम्हारी आदत है क्या? चलो अब तो मान लो कोई मैनर्स नहीं है तुम में। श्रद्धा उठकर अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, ओह मिस्टर अकड़े हुए, आपके घर में थोड़े ही आए हैं, हम मिस्टर राठौड़ के घर में आए हैं, इसीलिए ये रौब और डायलॉग बाजी किसी और के साथ करिएगा। ना हम आपसे डरते हैं और ना गुस्से में लाल हुई आपकी नाक से। हमें ज्ञान गंगा देने से पहले आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो मान लिया वो आपकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ कैसे आ गए? सब श्रद्धा का मुंह देखने लगे, क्योंकि श्रद्धा को पता ही नहीं था कि जिस राठौड़ की वो बात कर रही थी वो उन्हीं से झगड़ पड़ी थी। सब इमेजिन कर रहे थे कि इस बात के बाद युवराज अब कैसे रिएक्ट करने वाला है। ओह, तो मिस्टर राठौड़ के घर आई हो तुम? अब ये बताओ कौन है मिस्टर राठौड़? ज़रूर कोई सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही इंटेलिजेंट और पीसफुल इंसान होंगे। श्रद्धा के कहने पर युवराज अपना सर हिलाकर बोले, अच्छा तो मैं कौन हूँ?
बताना चाहोगी? हम क्यों बताएं आपके बारे में, हमें क्या पता। फिर रुक कर, लेकिन हाँ, जब से आपसे मिले हैं तब से ये नोटिस किया है कि इस हिसाब से आप बेहद घमंडी, अकड़ू, बिना दिमाग वाले इंसान हैं, जिसे पैसों की कदर है, इंसानों की नहीं। और आपको सिर्फ लोगों पर चीखना आता है, इसका मतलब है आप एक उलझे हुए दिमाग वाले हैं। युवराज गुस्से में बोले, तुम जानती भी हो तुम ये जो बात कर रही हो किससे कर रही हो? जबरदस्ती हंसकर, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें तो, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, हिम्मत तो है तुम में। श्रद्धा हंसते हुए, तुम और मिस्टर राठौर मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन बात यह है कि अभी हम मजाक के मूड में नहीं हैं, इसीलिए आप अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए मिस्टर फेकू चंद। संजय ने जब ये नाम सुना तो उसकी हंसी निकल गई। युवराज ने घूर कर उसे देखा तो उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली। अब युवराज ने श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, हे लिसन। श्रद्धा कानों को युवराज की तरफ करते हुए, बोलिए, कब से सुन ही तो रहे हैं, अभी कुछ और भी बाकी है क्या? तुम यहाँ क्या करने आई हो? और मुझे समझ नहीं आता तुम जैसी अनवांटेड चीज़ मेरे घर में है ही क्यों? फिर वंदना की ओर देखकर, दी कौन है ये लड़की और क्यों आई हैं? अब इस घर में गंवारों को आने की परमिशन किसने दी? मुझे लगता है डॉग्स नॉट अलाउड ऐसे लोगों के लिए भी बोर्ड लगवाना पड़ेगा। वंदना गुस्से से बोली, युवराज क्या कह रहे हो तुम? श्रद्धा, अरे आप रुकिए ज़रा, ऐसे लोग सिंपल भाषा नहीं समझते। कहकर श्रद्धा युवराज की तरफ जाने लगी, तभी उसका पैर चावल के दानों पर फिसला और वो गिरते ही उससे पहले ही युवराज ने उसे संभाल लिया। गिरने के डर से श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद कर ली और युवराज की नज़र एक पल के लिए उसके चेहरे पर ही ठहर गई। बड़ी बड़ी पलकें और हल्के गुलाबी होंठों पर आई उसके बाल। घर के सब लोग ये सीन देखते ही रह गए। संजय ने तो सीन को एक फ़ोटो भी ले ली थी। किसी जादू में बंधे जैसे युवराज ने श्रद्धा के होंठों पर आए बालों को हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि श्रद्धा ने अपनी आंखें खोल दी। श्रद्धा की आंखें खुलते देखकर युवराज ने अपना हाथ पीछे किया और उसे खड़ा करते हुए कहा, जितना मुंह चलता है, काश आंखें भी उतना काम करती तो तुम एक बार नीचे देख लेती। श्रद्धा ने युवराज की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की और उसे ऐसा करते देख घरवालों ने अपनी आंखें बंद करके नाव में गर्दन हिलाने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे इसके बाद जो होगा वो उसने कभी देखा भी नहीं जाएगा। मिस्टर फेकू, अभी तक हम गंवार दिख रहे थे आपको, अब अंधे भी दिखने लगे। सच कहें तो हमें अंधे आप दिखते हैं। अंधे ही क्यों, बहरे और बददिमाग भी हैं। हमने एमए किया है, वो भी इंग्लिश से, इसीलिए गंवार तो हम किसी भी एंगल से नहीं हैं। और रही आंखें होने के बाद तो हम आपको अच्छे से पहचान रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी आंखें भी ठीक हैं। सूट बूट पहनने से कोई मिस्टर राठौर नहीं होता। सुनिए मैडम, श्रद्धा वंदना को देखते हुए बोली, कौन है ये? इन्हें बाहर भेजिए, और अगर ये नहीं जा सकते तो आप साड़ियाँ देख लीजिए, तो हम ही चले जाएंगे यहाँ से। युवराज के गुस्से का पारा अब अपने लास्ट स्टेज पर पहुँच चुका था। उसने श्रद्धा की ओर देखकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल इडियट! यहाँ खड़े रहकर बहस करने से अच्छा है गूगल पर जाकर सर्च कर सकती हो कि युवराज सिंह राठौर कौन है। श्रद्धा ने सुना तो आइडिया बुरा नहीं है कहते हुए अपना फ़ोन खोला और सर्च किया तो युवराज सिंह राठौर का नाम टॉप यंग बिजनेसमैन के लिस्ट में दिख रहा था, जिसे देखते ही श्रद्धा की आंखें बड़ी हो गई। युवराज ने आगे आकर कहा, मेरे घर में खड़ी हो और मुझे ही ज्ञान दे रही हो? ताली बजाकर, ब्रावो, बड़ी बहादुर हो तुम तो। लेकिन अब बाहर निकलो यहाँ से, किसी को कुछ नहीं लेना तुमसे। ये जानकर कि यही युवराज सिंह राठौर हैं, श्रद्धा थोड़ा डर गई, पर उस डर को वो चेहरे पर नहीं लाने देना चाहती थी। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, देखिए, यहाँ हम आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आए। शुरुआत आपने की थी तो हमने आपको आपकी भाषा में जवाब दिया। आप जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हम बस यहाँ जो करने आए हैं उसे करके चले जाएंगे। हमें भी शौक नहीं है आपसे उलझने का या आपकी शक्ल बार बार देखने का। खुद को देखा है कभी? खुद यहाँ अपने काम से आई हो और मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझसे बराबरी करने चली हो। लुक योर फेस, हु आर यू? आखिर हो तो एक साड़ी बेचने वाली ही, औकात क्या है तुम्हारी मेरे सामने? कहते हुए युवराज ने गुस्से में श्रद्धा की साड़ियों का बॉक्स नीचे फेंक दिया। ये सब देखकर और युवराज की बात सुनकर श्रद्धा को गुस्सा आ गया। वो बॉक्स और साड़ियों को समेटते हुए बोली, देखिए, औकात की बात तो कीजिए ही मत, क्योंकि अगर आपकी नज़रों में हमारी कोई औकात नहीं है तो हमारी नज़रों में भी आपकी कोई औकात नहीं है। रही खुद को इम्पोर्टेंस देने वाली बात, तो हाँ, हम देते हैं खुद को इम्पोर्टेंस। हर इंसान को खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो खुद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसे कोई महत्वपूर्ण नहीं समझता। अगर हम साड़ी बेचने वाले हैं तो आपकी कंपनी में भी कुछ ना कुछ तो बेचा ही जाता होगा। तो जैसे आप अपनी कंपनी के बॉस हैं, वैसे ही हम अपने खुद के बॉस हैं। शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली में हैं। अगर यही बातें आपने लखनऊ में की होती तो अभी तक आपके गालों पर हमारे थप्पड़ों की उंगलियों के निशान पड़ चुके होते। उसके बाद उसने युवराज की मुट्ठियाँ कस गई और दांत भेज गए। वो अपने साथ आए आदमी को देखकर बोली, चलिए शंकर भाई, बॉक्स को उठाइए। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। इन बड़े लोगों के सिर्फ घर बड़े होते हैं, दिल तो इनके इतने तंग और काले हैं कि कोई देखना भी नहीं चाहेगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये कहकर वो जाने लगी।
श्रद्धा को जाता देखकर सब उसे रोकने की कोशिश करने लगे, जो अभी तक सरप्राइज्ड होकर उनकी लड़ाई देख रही थी। नानी जी भी उसे पुकारती हुई बोली, बिटिया, हमारे यूवी को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, आप रुकिए, हमने लेने के लिए ही तो साड़ियाँ ऑर्डर की हैं। युवराज बेटा, आप अपने कमरे में जाइए, ये आपसे छोटी हैं, आपको इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। घर आया इंसान भगवान होता है, ऐसे किसी को भला बुरा कहना अच्छी बात नहीं होती। श्रद्धा जी, आप हमारी बात सुनिए थोड़ा, आप यहाँ आइए। हरिराम, आप इनके लिए एक कप चाय लाइए ज़रा। कहते हुए वंदना युवराज के पास आई और धीरे से कहा, युवराज, आप अपने कमरे में चले जाइए, जितनी बदतमीजी करनी थी कर ली आपने, आज का कोटा कंप्लीट हो गया है आपका। आपने हमारी इज्जत गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब अगर चाहते हैं हम आपसे नाराज़ ना हो तो चले जाइए यहाँ से प्लीज़। शायद अब युवराज को भी लग रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, पर वो तो युवराज सिंह राठौड़ है, किसी को सॉरी बोलना तो उन्हें आता ही नहीं। उस पर श्रद्धा ने उन्हें इतना कुछ सुना दिया था, पर अभी उसे यहाँ से जाना ही सही लगा। वो श्रद्धा को घूरते हुए चला गया, जैसा मन ही मन कह रहा हो कि अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें नहीं पता तुमने किस जंजाल को अपने गले बांध लिया है। वहीं श्रद्धा भी उसकी तरफ देखकर उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, होंगे आप बहुत बड़े आदमी, पर हम भी माता रानी को छोड़कर किसी से नहीं डरते। क्या फ़ायदा इतना पढ़ने लिखने का और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने का, जब बोलने की तमीज़ ही नहीं पाई हो। बेहद बदतमीज़ और तंग दिल इंसान हैं आप। ज़िंदगी में अगर आप आखिरी इंसान भी हुए तो हम आपसे बात ना करना चाहें। अब तक हरिराम चाय लेकर आ गया था। संजय ने चाय का कप श्रद्धा को देते हुए कहा, लीजिए चाय। वैसे भी मैंने सुना है लखनऊ वालों की जान बसती है चाय में, इसके लिए तो वो सालों पुराने दुश्मनी भी भूल सकते हैं। फिर ये तो छोटा मोटा झगड़ा था जिसमें आप ही भारी पड़ी थी। श्रद्धा ने चाय का कप लेते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, और रही बात झगड़े की, तो हमें झगड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसे बात की हमें गुस्सा आ ही गया। संजय मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ ये जो मेरा भाई है ना, इसका दिमाग थोड़ा ख़राब है। वैसे आप जितनी प्यारी हो, आपका नाम उससे भी ज़्यादा प्यारा है। आईविक करते हुए, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरा नाम संजय सिंह राठौड़ है। संजय ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर श्रद्धा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, हम श्रद्धा मिश्रा हैं। और कोई है क्या पीछे? संजय मजाक में पीछे देखकर बोला, मतलब? श्रद्धा ने हैरानी से पूछा। आपने हम कहा तो मुझे लगा कोई और होगा। इधर उधर देखकर संजय हंसता हुआ बोला तो श्रद्धा भी हंसने लगी। जारी है।